2014 मार्च का महीना, तारीख 8। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 एक बोइंग 777 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना होती है। इसमें सवार थे 239 लोग, छात्र, बिजनेसमैन, हनीमून कपल्स, बुजुर्ग दंपत्ति और मासूम बच्चे। इनमें 153 यात्री चीन के नागरिक थे, बाकी अन्य देशों से थे। टेक ऑफ के सिर्फ 40 मिनट बाद यह प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया। न कोई SOS कॉल, न कोई इंजन फेलियर की सूचना, न कोई क्रैश अलर्ट। इसका गायब होना एक नॉर्मल बात नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे मॉडर्न एविएशन सिस्टम की आंखों में धूल झोंकने जैसा था। MH370 के लापता होते ही पूरी दुनिया एक सवाल में बदल जाती है। क्या यह तकनीकी चूक थी, आत्महत्या या अंतर्राष्ट्रीय साजिश? MH370 आधुनिक एयर ट्रैफिक व्यवस्था, सैटेलाइट ट्रैकिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमजोरी का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। और आज इतने साल बाद भी यह रहस्य जस का तस है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे। तकनीक के आंकड़ों, ब्लैक बॉक्स की गुमशुदगी, परिवारों का दर्द और उन सभी थियरीज के साथ जो आज भी जवाब नहीं, सिर्फ सवाल पैदा करती है। MH370 के कॉकपिट से आखिरी बार जो शब्द रिकॉर्ड हुए थे वो थे गुड नाइट मलेशिया 370। ये वाक्य 8 मार्च 2014 को रात 1:19 पर दर्ज हुआ, जब फ्लाइट मलेशिया एयर स्पेस छोड़कर वियतनामी एयर स्पेस में एंटर करने ही वाली थी। इन शब्दों के बाद पायलट और ATC के बीच कोई बात नहीं हुई। यही वो आखिरी कनेक्शन था जो इस प्लेन और दुनिया के बीच बचा था। ठीक उसके बाद प्लेन ने दिशा बदली और मलक्का जल डमरू मध्य की ओर एक अनजाना मोड़ ले लिया। ये मोड़ किसी भी फ्लाइट प्लान में शामिल नहीं था। इस एक वाक्य के बाद MH370 दुनिया से पूरी तरह से कट गया। ये शब्द इतिहास में दर्ज हो गए, एक उड़ान के आखिरी पलों के रूप में। MH370 की कमान संभाली थी कैप्टन जहारी अहमद शाह ने, जो 53 साल के एक्सपीरियंस्ड एविएटर थे और 18,000 से ज्यादा घंटे उड़ने का एक्सपीरियंस रखते थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद, जिनके लिए यह पहली बार था जब वो बोइंग 777 को पायलट के तौर पर लीड कर रहे थे। टेक ऑफ से पहले की सभी प्रक्रियाएं, बोर्डिंग, इंजन चेक, कंट्रोल सिस्टम्स, रिपोर्ट्स के अनुसार सामान्य थी और फ्लाइट पूरी तरह से उड़ने के लिए नॉर्मल था। लेकिन बाद में जांच के दौरान यह फैक्ट सामने आया कि कैप्टन जहारी के घर में एक फ्लाइट सिम्युलेटर था और उसका डेटा रिकॉर्ड में कुछ ऐसे रूट सहेजे गए थे जो दक्षिण हिंद महासागर की ओर जाते थे, बिल्कुल उसी दिशा में जहां MH370 के गायब होने की संभावना बताई जाती है। यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, लेकिन क्या यह इरादा था? सुबह के 1:19 पे MH370 वियतनामी एयर स्पेस में एंटर करने वाला था। तभी ATC ने नियमित रूप से फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कुछ ही मिनटों में सिविलियन रडार पर यह दिखा कि फ्लाइट ने अपनी दिशा बदल ली है और यूटर्न लेते हुए वह मलेशिया की ओर मुड़ गया। और यह फ्लाइट जिस तरफ मुड़ा था वो रास्ता कोई प्लान रास्ता नहीं था और कुछ ही देर बाद फ्लाइट पूरी तरह से रडार से गायब हो गया। आज के समय में हर फ्लाइट में ELT यानी कि इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर होता है, जो किसी भी दुर्घटना की सिचुएशन में खुद ही सिग्नल भेजता है। लेकिन MH370 ने ना ही कोई अलर्ट भेजा, ना ही कोई टक्कर या किसी आग जैसी घटना की कोई जानकारी दी। क्या यह सिस्टम फेल हुआ या यह सिस्टम जानबूझ करके बंद किया गया? MH370 भले ही सिविलियन रडार से गायब हो गया हो, लेकिन मलेशिया की सेना ने अपने मिलिट्री रडार से इसकी एक्टिविटी को ट्रैक किया। सेना के अनुसार फ्लाइट ने यू टर्न लिया और मलक्का जल डमरू मध्य की ओर बढ़ा, जो फ्लाइट के निर्धारित मार्ग से बिल्कुल विपरीत दिशा थी। यह तब और रहस्यमयी हो गया जब यह जानकारी 4 दिन तक दुनिया से छिपाई गई। सेना का कहना था कि उन्हें पहले यह यकीन नहीं था कि यह फ्लाइट MH370 ही था, लेकिन बाद में जब डेटा मेल खाया तब उन्होंने पुष्टि की। तब तक 4 दिन बीत चुके थे और यह देरी फ्लाइट की खोज को एक अलग ही दिशा में धकेल चुकी थी। MH370 के गायब होने के बाद इनमरसत नाम की एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि फ्लाइट से उनके सैटेलाइट को हर घंटे एक
हैंडशेक सिग्नल मिलता रहा, लगातार 7 घंटे तक। इन सिग्नल्स को बर्स्ट टाइमिंग ऑफसेट्स कहा जाता है, जो ये साबित करते हैं कि फ्लाइट तब भी उड़ रहा था, भले ही उसकी लोकेशन पता नहीं थी। इनमारसैट ने इन सिग्नल्स के आधार पर 2 आर्क्स बनाए, एक उत्तर दिशा की ओर और एक दक्षिण दिशा की ओर। यह हैंडशेक कोई संवाद नहीं था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिक्रिया थी जो बताती थी कि फ्लाइट का सिस्टम चालू था। ये उस भूत की तरह था जो दिखता नहीं लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास करवाता है। लेकिन इस सिग्नल से कोई पुख्ता लोकेशन नहीं निकली, सिर्फ दिशा का अनुमान। MS-370 अब रहस्य से नहीं, गणित और रेडियो तरंगों से खोजा जा रहा था। इनमारसैट से जो जानकारी मिली उससे यह समझ आया कि MH-370 ने 2 में से किसी एक दिशा की ओर उड़ान भरी, या तो उत्तर की ओर जहां मध्य एशिया और कजाकिस्तान जैसे देश आते हैं, या फिर दक्षिण की ओर सीधे हिंद महासागर के सुनसान हिस्सों की ओर। इन 2 दिशाओं को सैटेलाइट आर्क्स कहा गया, जिससे अंदाजा लगाया गया कि फ्लाइट आखिरी में कहां गई होगी। उत्तर दिशा के लिए कोई रडार, कोई रिपोर्ट या कोई नागरिक सूचना नहीं मिली, जबकि दक्षिण की दिशा, विशेषकर दक्षिण हिंद महासागर, एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही कम ट्रैफिक वाला, मुश्किल मौसम और भारी गहराई वाला क्षेत्र है। इसलिए विशेषज्ञों ने मान लिया कि फ्लाइट ने दक्षिण की दिशा पकड़ी होगी, लेकिन यह सिर्फ अनुमान था, सबूत नहीं। MS-370 की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद कई थियरीज उभरी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 थियरीज थी जिसने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया। नंबर 1, पायलट द्वारा जानबूझकर क्रैश। इस थियरी के अनुसार कैप्टन जहारी ने मानसिक तनाव या निजी कारणों से फ्लाइट को जानबूझकर समंदर में ले जाकर क्रैश किया। नंबर 2, टेक्निकल फेलियर और केबिन डिप्रेशराइजेशन। इसमें कहा गया कि किसी तकनीकी खराबी के चलते ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो गई और सभी यात्री और चालक दल बेहोश हो गए। विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा जब तक ईंधन खत्म नहीं हुआ। नंबर 3, हाईजैकिंग। किसी आतंकी या ट्रेंड इंसान ने फ्लाइट को कंट्रोल कर लिया और उसे किसी सीक्रेट जगह पर ले गया। इन सभी थियरीज में कुछ फैक्ट्स मेल खाते हैं, लेकिन कोई भी थियरी पूरी तरह से हर सवाल का जवाब नहीं दे पाई, न कोई ठोस सबूत, न कोई अंतिम निष्कर्ष। यही कारण है कि MS-370 आज भी एक ओपन केस बना हुआ है। MS-370 में सवार 239 लोगों के परिवारों के लिए यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक अंतहीन यातना थी। पीड़ितों के परिवारजन लगातार सरकारों, एयरलाइन और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जवाब मांगते रहे। चीन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका जैसे देशों में विरोध प्रदर्शन हुए, याचिकाएं दायर की गई और कई बार हवाई अड्डों पर धरने दिए गए, लेकिन उन्हें बार बार एक ही वाक्य सुनने को मिला, इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। उनकी तकलीफ को और बढ़ाया सरकारी चुप्पियों और डेटा के सीमित सार्वजनिक रिलीज ने। बहुत से परिवार आज भी मानसिक स्वास्थ्य संकट, आर्थिक तंगी और सामाजिक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। MS-370 अब केवल एक तकनीकी रहस्य नहीं, इंसानों के दर्द की मिसाल बन चुका है। MS-370 के लापता होने के लगभग 1 साल बाद जुलाई 2015 में पहली बार एक टुकड़ा मिला फ्रांस के कंट्रोल वाले रीयूनियन आइलैंड पर। यह टुकड़ा फ्लाइट के फ्लैपरॉन का हिस्सा था, जो बोइंग 777 के विंग का कंट्रोलिंग सेगमेंट होता है। इसके बाद मोजाम्बिक, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका और हिंद महासागर के आसपास के इलाकों में कई और टुकड़े मिले, जिनमें फ्लाइट के दरवाजों, सीट फ्रेम्स और इंटीरियर के हिस्से शामिल थे। हालांकि इन टुकड़ों की पहचान MS-370 से जुड़ी हुई मानी गई, पर ये सभी टुकड़े समुद्री बहाव द्वारा दूर बहा लाए गए थे, जिससे असली क्रैश लोकेशन तय करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। और सबसे अहम बात, ब्लैक बॉक्स का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। MH-370 की गायब होने की प्रक्रिया में जिस तरह के कदम उठाए गए, जैसे कि ट्रांसपोंडर का बंद होना, ACARDS यानी एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशंस एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम का डिसेबल होना और दिशा परिवर्तन, ये सब बताते हैं कि किसी ने ये सब जानबूझकर और ट्रेनिंग के साथ किया। ट्रांसपोंडर बंद होने के बाद फ्लाइट ATC और रडार से गायब हो गया। फिर पिंग्स और मिलिट्री रडार की मदद से ही उसका रूट पता चल पाया। इनमारसैट पिंग डेटा और अन्य जांच ये दिखाते हैं कि इन सिस्टम्स को जानबूझकर बंद किया गया।
यह कोई तकनीकी खराबी नहीं, एक शातिर प्लानिंग हो सकती है। इनसे सबसे डरावनी बात यही समझ आती है कि कोई जानता था कि वो क्या कर रहा है। बोइंग 777 जैसी जटिल मशीन को इस तरह से कंट्रोल करना सिर्फ किसी ट्रेंड व्यक्ति के लिए ही पॉसिबल है, और यही कारण है कि ये केस अब भी रहस्य नहीं, एक प्लानिंग की ओर इशारा करता है। हर कमर्शियल फ्लाइट में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं। पहला कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जो पायलट्स की आखिरी बातचीत रिकॉर्ड करता है, और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR, जो फ्लाइट की स्पीड, ऊंचाई, दिशा, इंजन परफॉर्मेंस और अन्य टेक्निकल डेटा दर्ज करता है। MH370 के ये दोनों ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिले। इनमें लगे होते हैं अंडर वाटर लोकेटर बीकन यानी ULB, जो हादसे की स्थिति में 30 दिनों तक प्रति सेकंड एक सिग्नल भेजते हैं, लेकिन MH370 से ऐसा कोई बीप कभी नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन ने मिलकर 1,20,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में महासागर तलाशी अभियान चलाया, ड्रोन, पिंग डिटेक्टर और सबमरीन के माध्यम से, फिर भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। क्या ये डिवाइस कभी काम कर ही नहीं रहे थे, या उन्हें जानबूझकर ऐसी गहराई में गिराया गया जहां से उनका सिग्नल कभी न निकले? ब्लैक बॉक्स की गुमशुदगी इस केस की सबसे रहस्यमयी कड़ी है। 2016 में ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो यानी ATSB ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया MH370 ने होल्डिंग पैटर्न नहीं अपनाया, न ही रैंडम तरीके से दिशा बदली, बल्कि फ्लाइट एक सुसंगत और प्लान्ड रूट पर दक्षिण हिंद महासागर की ओर लगातार उड़ता रहा। रिपोर्ट के अनुसार फ्यूल खत्म होने के बाद विमान ने तेजी से नीचे गिरना शुरू किया और पानी से टकराया, लेकिन यह क्रैश भी सामान्य नहीं था। इसमें किसी प्रकार की कंट्रोलिंग की कोशिश नहीं दिखती। इससे समझ आता है कि अंत के समय शायद फ्लाइट ऑटो पायलट पर था, और या तो पायलट बेहोश हो गया होगा या फ्लाइट में होगा ही नहीं, या फिर यह सब शुरुआत से ही एक प्री प्लान्ड वन वे मिशन था। MH370 का संभावित रूट डिएगो गार्सिया के पास से जाता है। ये एक अल्ट्रा सीक्रेट अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है जो ब्रिटिश क्षेत्र में है, लेकिन पूरी तरह अमेरिका कंट्रोल करता है। यह अड्डा हाई फ्रीक्वेंसी रडार, सैटेलाइट निगरानी और समुद्री सैन्य नियंत्रण के लिए जाना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अमेरिका ने MH370 को ट्रैक किया था? अमेरिका ने अब तक कोई सैटेलाइट इमेज या रडार डिटेल सार्वजनिक नहीं की। कुछ विशेषज्ञों और थ्योरीज का मानना है कि अमेरिका के पास उस रात का इंफ्रारेड डेटा या निगरानी फुटेज हो सकता है, जिसे वो राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से छुपाए हुए है। MH370 जैसे मामले में जहां सैकड़ों जिंदगियां दांव पर थीं, ऐसी चुप्पी सबके मन में एक डाउट क्रिएट करती है। MH370 में सबसे ज्यादा यात्री चीन के नागरिक थे, कुल 153। इस लिहाज से ये चीन की जनता और सरकार के लिए सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बन सकती थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि चीन ने इस मामले में ज्यादा सार्वजनिक दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया। जहां परिवार प्रदर्शन कर रहे थे, वहां चीन की सरकारी मीडिया नियंत्रित रिपोर्टिंग कर रही थी। कुछ स्वतंत्र रिपोर्ट्स और विदेशी विश्लेषकों ने सवाल उठाए, क्या चीन भी इस पूरे मामले में किसी राजनयिक स्तर की चुप्पी का हिस्सा था? MH370 की चुप्पी केवल फ्लाइट की नहीं थी। कई सरकारें भी संवाद नहीं बल्कि मौन की रणनीति अपना रही थी। कैप्टन जहारी अहमद शाह 53 साल के सीनियर पायलट, एयरलाइंस में 33 साल की सेवा, बाहरी रूप से एक आदर्श पायलट, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने उनकी निजी जिंदगी में झांका तो कुछ बातें चिंता का विषय बनी। कहा गया कि उनके पारिवारिक संबंध तनावपूर्ण थे। उनके निजी कंप्यूटर से सोशल मीडिया गतिविधियां, राजनीतिक विचार और विरोधी नेताओं के प्रति सहानुभूति सामने आई। MH370 की उड़ान से ठीक एक दिन पहले मलय विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम को जेल की सजा सुनाई गई थी। जहारी को इस फैसले से धक्का लगा था। इन फैक्ट्स को देखकर कुछ विश्लेषकों ने यह अनुमान लगाया कि क्या जहारी ने राजनीति से चोट खाने की वजह से बदला लेने के चक्कर में यह कदम उठाया होगा। लेकिन जहारी के परिवार और सहयोगियों ने इन आरोपों को सिरे से नकारा। इसलिए सवाल अब भी अधूरा है, क्या जहारी एक टूटे हुए इंसान की कहानी थे या उन्हें भी एक बड़ी साजिश का मोहरा बनाया गया? जैसे जैसे तकनीकी कारणों और पायलट आत्महत्या की थ्योरीज पर शक बढ़ा, एक नई संभावना उठी। क्या MH370 एक साइबर अपराध का शिकार हुआ? कुछ रिपोर्ट्स और स्वतंत्र पत्रकारों ने दावा किया कि फ्लाइट को किसी ने हैक किया और उसे रिमोटली कंट्रोल करके एक अनजाने दिशा में मोड़ दिया गया।
2014 तक कई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये चेतावनी दे चुके थे कि आधुनिक फ्लाइट जिनमें डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटिक नेविगेशन लगे होते हैं, उनको रिमोट से हैक किया जा सकता है। हालांकि बोइंग ने आधिकारिक रूप से इस संभावना को नकारा और कहा कि कॉकपिट और एंटरटेनमेंट सिस्टम पूरी तरह अलग होते हैं। लेकिन क्या यह पूरी तरह असंभव है? MS-370 ने जिस तरह से सभी संचार प्रणालियां बंद की और मैनुअल दिशा को बदला गया, वो आज भी साइबर टेररिज्म की संभावनाओं की ओर इशारा करता है। MS-370 के अचानक गायब होने के बाद एक मजबूत थियरी सामने आई, हाईजैकिंग। विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लाइट पर सवार किसी यात्री या बाहरी व्यक्ति ने विमान को हथियारबंद तरीके से कब्जे में ले लिया और उसे एक अज्ञात स्थान की ओर मोड़ दिया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर हाईजैक हुआ तो फिरौती क्यों नहीं मांगी गई? कोई आतंकी संगठन सामने क्यों नहीं आया? और अगर फ्लाइट सुरक्षित लैंड हुआ तो 239 लोग कहां हैं? इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पूरी तरह से लापता हो जाना बिना किसी आर्थिक या राजनीतिक मांग के हाईजैक थ्योरी को अधूरा बनाता है। फिर भी यह थ्योरी कभी पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकी। MS-370 केस के चारों तरफ थ्योरीज की बाढ़ आ गई, जिनमें से कुछ तो लगा हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, तो कुछ पूरी तरह कॉन्स्पिरेसी बेस्ड थी। कुछ स्वतंत्र पत्रकारों और यूट्यूब थ्योरीज में दावा किया गया कि विमान को CIA ने डाउन किया क्योंकि उस पर सवार थे कुछ ऐसे वैज्ञानिक जो संवेदनशील रक्षा तकनीक पर काम कर रहे थे। कुछ अन्य थ्योरीज के अनुसार विमान को कजाकिस्तान में एक सीक्रेट रनवे पर उतारा गया और वहां से यात्रियों को गुप्त रूप से किसी और जगह भेज दिया गया। ये थ्योरीज जितनी अविश्वसनीय लगती हैं, उतनी ही MS-370 की चुप्पी और सबूतों की कमी की वजह से पनपी है। जब सच्चाई सामने ना आए तो कल्पनाएं सच्चाई बन जाती हैं और MS-370 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जांच के दौरान जब कैप्टन जहारी के घर से फ्लाइट सिम्युलेटर जब्त किया गया तो उसमें एक ऐसा रूट मिला जिसने सबको चौंका दिया। इस सिम्युलेटर में दर्ज था एक उड़ान पथ जो लगभग वही था जो बाद में MS-370 की संभावित दिशा मानी गई। इसमें फ्लाइट ने मलेशिया से टेक ऑफ के बाद पश्चिम की ओर उड़ान भरी, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर हिंद महासागर में एक बिंदु पर जाकर गायब हो गया। यह रूट MS-370 के इनमारसैट डेटा से लगभग मेल खाता था। इससे यह सवाल और गहरा हो गया, क्या यह सब पहले से प्लान किया गया था? क्या कैप्टन जहारी ने इस मिशन को पूर्वाभ्यास पहले ही कर ली थी, या फिर यह केवल एक फ्लाइट ट्रायल था जिसे संयोगवश हादसे से जोड़ा जा रहा है? MS-370 की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद दुनिया भर में मीडिया, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स ने इसे साजिश का रंग देना शुरू कर दिया। किसी ने कहा विमान को एलियंस ले गए, किसी ने दावा किया यह अमेरिका या इजराइल की साजिश थी, कुछ ने यह तक कह दिया कि विमान समांतर ब्रह्मांड में चला गया। इन बातों ने सिर्फ पीड़ित परिवारों की मानसिक पीड़ा को और गहरा किया। वो परिवार जो हकीकत का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अफवाहों और मनोरंजन की दुनिया में तमाशा बना दिया गया। MS-370 अब खोज नहीं, कंटेंट और थ्योरी की प्रतियोगिता बन चुका था और इस शोर में सबसे जरूरी आवाज सच्चाई की दब कर रह गई। MS-370 के संभावित रूट का एक हिस्सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास से होकर गुजरता था और भारतीय नौसेना की निगरानी में रहता है। इस क्षेत्र में स्थित है भारतीय रडार स्टेशन, मिलिट्री बेस और एयर ट्रैफिक निगरानी प्रणाली। ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या भारत ने उस रात MS-370 को ट्रैक किया था? भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत डेटा या सैटेलाइट रिकॉर्ड साझा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके रडार सिस्टम ने उस वक्त कोई असामान्य गतिविधि रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इतने अहम इलाके से होकर कोई बोइंग 777 जैसा विमान गुजरे और किसी को पता न चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या भारत ने कुछ देखा लेकिन किसी राजनयिक या रणनीतिक कारण से चुप्पी ओढ़ ली? MS-370 को ढूंढने का प्रयास आधुनिक इतिहास का सबसे महंगा एविएशन सर्च मिशन बन गया। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन की अगुवाई में 3 वर्षों तक चले इस अभियान पर $160 मिलियन से अधिक खर्च हुए। इसमें शामिल थे ऑस्ट्रेलिया की ATSB द्वारा समुद्र की तलहटी की मैपिंग, विशेष सबमरीन ड्रोन, हाई फ्रीक्वेंसी सोनार स्कैनर और सैटेलाइट इमेज एनालिसिस। लेकिन न तो ब्लैक बॉक्स मिला, न कोई स्पष्ट मलबा, न किसी की बॉडी।
इतनी विशाल खोज के बावजूद यह फ्लाइट समुद्र की गहराई में दफन एक अदृश्य कब्र बना रह गया। और फिर नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री MS-370 द प्लेन दैट डिसअपीयर्ड ने इस केस को नई पीढ़ी के सामने एक बार फिर चर्चा में ला दिया। इसमें विशेषज्ञों, परिवारों, स्वतंत्र जांचकर्ताओं के इंटरव्यूज थे, जिनमें कई ने यह दावा किया कि सच अभी भी छुपाया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्रीज में 3 थ्योरीज को डिटेल में दिखाया गया है। पहली, कैप्टन जहारी की प्लान्ड आत्महत्या, अमेरिकी सेना का दखल और सीक्रेसी। तीसरा, फ्लाइट का हाईजैक और कजाकिस्तान में लैंडिंग। इस सीरीज ने सच्चाई बताने के साथ साथ ये भी दिखाया कि कैसे एक हादसा जनमानस का अवचेतन डर बन जाता है। MS-370 के एक यात्री के परिवार ने दावा किया कि हादसे के बाद उन्होंने अपने प्रियजन के मोबाइल नंबर पर कॉल किया और घंटी बजती रही। यह दावा न केवल इंटरनेट पर वायरल हुआ बल्कि मीडिया में भी एक नए सवाल को जन्म दे गया। अगर फोन बंद नहीं था तो क्या विमान जमीन पर था? कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि फ्लाइट के कई यात्रियों के मोबाइल्स पर रिंगिंग टोन आई थी, लेकिन इन कॉल्स को कभी किसी ने उठाया नहीं। टेलीकॉम विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि रिंगिंग का मतलब हमेशा कनेक्शन नहीं होता, कभी कभी नेटवर्क लॉजिक के तहत फेक रिंग भी बजती है। फिर भी उन परिवारों के लिए यह कॉल एक टूटती उम्मीद की गूंज थी जो आज भी उन्हें पीछा करती है। MS-370 के रहस्य के बाद पूरी एविएशन इंडस्ट्री एक गहरे प्रश्न में चली गई। क्या हम पायलटों की मानसिक स्थिति को गंभीरता से परखते हैं? कैप्टन जहारी की पृष्ठभूमि और सिमुलेटर डेटा सामने आने के बाद यह सवाल और तीखा हो गया। इसके बाद कई देशों ने पायलटों के लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट कंपलसरी बना दिया, नियमित मानसिक स्वास्थ्य चेकअप शुरू किए और फ्लाइट सिमुलेटर की निगरानी बढ़ा दी। इस हादसे ने यह साफ कर दिया कि एक टेक्नोलॉजिकल जीनियस सिस्टम भी फेल हो सकता है अगर इंसानी मन भीतर से टूट रहा हो। MS-370 ने यह चेतावनी दी कि पायलट सिर्फ मशीन का चालक नहीं, वो सैकड़ों जिंदगियों का भरोसा होता है। 2018 में मलेशिया सरकार ने इस केस पर आधिकारिक जांच रिपोर्ट जारी की, लेकिन इस रिपोर्ट का जितना इंतजार किया जा रहा था उतनी ही बेकार साबित हुई। इसमें कहा गया, हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि क्या हुआ। सभी संभावनाएं खुली हैं, कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। रिपोर्ट में फ्लाइट के गायब होने की संभावनाओं का जिक्र किया गया, लेकिन किसी भी थ्योरी को पूरी तरह नकारा या स्वीकार नहीं किया गया। MS-370 के परिवार ने इस रिपोर्ट को एक और धुंध कहा। उनका कहना था, इतने सालों की जांच के बाद अगर सरकार कहती है हमें नहीं पता, तो ये केवल एक हार नहीं, एक असंवेदनशीलता है। MS-370 सिर्फ एक विमान नहीं था, ये था विश्वास का एक उड़ता हुआ रूप। इस हादसे के बाद एविएशन टेक्नोलॉजी पर लोगों का भरोसा टूटा, एयरलाइंस की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठे और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की सीमाएं उजागर हुई। आज भी जब कोई फ्लाइट कुछ मिनटों के लिए रडार से गायब होता है तो दुनिया पूछती है कहीं ये MS-370 जैसा ना हो जाए। MS-370 ने न केवल एक उड़ान छीनी बल्कि उस सिस्टम को भी पोल खोल दी जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। MS-370 में जो लोग सवार थे वे अब किसी सरकार के दस्तावेज में लापता व्यक्ति बन चुके हैं, लेकिन उनके परिवारों के लिए वे आज भी सपनों में लौटते हैं। हर साल 8 मार्च को मलेशिया, चीन और अन्य देशों में मोमबत्तियां जलती हैं, फूल चढ़ते हैं और एक ही सवाल फिर से उठता है, क्या वे आज भी कहीं जिंदा हैं? कुछ परिवारों ने अपने प्रियजनों की सीट खाली छोड़ दी है, कुछ ने अब भी उनका फोन नंबर एक्टिव रखा है। MS-370 सिर्फ एक रहस्य नहीं, एक अधूरी विदाई है। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, सैटेलाइट्स पहले से तेज हैं, डेटा एनालिसिस पहले से गहरा है। आज भी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि कोई नया क्लू, कोई मलबा, कोई पिंग, कोई फुटेज शायद इस रहस्य का दरवाजा खोलेगा। 2020 के बाद भी कुछ निजी संस्थाएं जैसे ओशन इन्फिनिटी ने सर्च फिर से शुरू करने की पेशकश की। शर्त यह थी कि अगर वे कुछ खोज निकालें तभी उन्हें भुगतान मिलेगा, पर सरकारों की रुचि अब धीमी पड़ चुकी है। MS-370 अब केवल एक केस नहीं, एक इतिहास बनता जा रहा है। MS-370 ने हमें यह सिखाया कि सिर्फ तकनीक से सच नहीं मिलता, सच सामने तभी आता है जब सिस्टम में ईमानदारी, इच्छा और इंसानियत हो। किसी ने कहा विमान को एलियंस ले गए, किसी ने दावा किया यह अमेरिका या इजराइल की साजिश थी, कुछ ने यह तक कह दिया कि विमान समांतर ब्रह्मांड में चला गया।
इन बातों ने सिर्फ पीड़ित परिवारों की मानसिक पीड़ा को और गहरा किया। वो परिवार जो हकीकत का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अफवाहों और मनोरंजन की दुनिया में तमाशा बना दिया गया। MS-370 अब खोज नहीं, कंटेंट और थियरी की प्रतियोगिता बन चुका था और इस शोर में सबसे जरूरी आवाज सच्चाई की दबकर रह गई। MS-370 के संभावित रूट का एक हिस्सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास से होकर गुजरता था और भारतीय नौसेना की निगरानी में रहता है। इस क्षेत्र में स्थित है भारतीय रडार स्टेशन, मिलिट्री बेस और एयर ट्रैफिक निगरानी प्रणाली। ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या भारत ने उस रात MS-370 को ट्रैक किया था? भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत डेटा या सैटेलाइट रिकॉर्ड साझा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके रडार सिस्टम ने उस वक्त कोई असामान्य गतिविधि रिकॉर्ड नहीं की। जब तक सरकारें पारदर्शी नहीं होंगी, जब तक डेटा छुपाए जाएंगे, तब तक ब्लैक बॉक्स की जगह ब्लैक होल बना रहेगा। तब तक MS-370 सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, एक सवाल बना रहेगा। एक उड़ान जो कभी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची, एक सिग्नल जो कभी नहीं सुना गया और एक दुनिया जो अब भी समझने की कोशिश में उलझी हुई है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे, कुछ महसूस कराए, तो इसे जरूर साझा कीजिए। शायद किसी सरकार की नींद खुले या किसी फाइल का पन्ना दोबारा खुले, क्योंकि कभी कभी सवाल दोहराना भी जवाब तलाशने का तरीका होता है।